नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारा सुपर 20 बैच चल रहा है और ये कब से चालू हुआ था, तो ये आपका कब से 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1 जुलाई से ये हमारा प्रॉपर बैच चल रहा है और इसमें आज आपके 1400 क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, आज से पहले हम आपको 1400 क्वेश्चन कवर करा चुके हैं और आपका जो है 1400 क्वेश्चन की पीडीएफ भी आप सभी लोगों तक, जो लोग रेगुलर यहाँ पे रहे हैं उन सभी लोगों तक इसकी पीडीएफ भी पहुँच चुकी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप 1400 क्वेश्चन कम से कम तैयार कर लिए होंगे, और क्योंकि हमने आपको बोला था ना कि डेली का डेली आप लोगों को तैयार करना है। ठीक है, तो आप लोगों को जैसा पता है कि आपकी डेट भी थोड़ी चेंज हो गई है, 4-5 दिन आपको और मिल गए हैं, तो आप लोग और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास जो है ये सुपर 20 बैच में आप सभी लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये सुपर 20 बैच इस बार जो है वो यूट्यूब पर ही फ्री चल रहा है। ठीक है, और जो है और क्या कुछ नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं अब। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा। पहला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, इसमें किस किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन रखे गए हैं। इसमें बॉटनी, जूलॉजी और आपका जो है फिजिक्स का। ठीक है, फिजिक्स का इतना रखा गया है क्वेश्चन। और क्वेश्चन की संख्या कितनी है, तो संख्या तो आप लोगों को पता ही होगा, इसमें क्वेश्चन की संख्या आपकी 50 है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उससे पहले 1 मिनट सुन लेंगे कुछ चीज़। ठीक है, क्योंकि कल कुछ स्टूडेंट थे नए जुड़े थे, वो पूछ रहे थे कि आप लोग ये जब पूछते हैं तो हमें थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि आप लोग जब तैयारी करते हैं तो उसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जैसे पीसीएम वाले जो हैं उनका क्या आता है, पीसीएम आता है और जीएस आता है। ठीक है, उनके सिलेबस में। और दूसरे जो पीसीबी वाले होते हैं तो पीसीबी में क्या आता है, पीसीबी आता है और जीएस आता है। ठीक है, और आपका जो पीएजी है तो इसमें तो इनका सिलेबस तो इनको पता ही होगा, ये इनमें आता है। ठीक है, जीएस सब में कॉमन होती है। ठीक है, तो जीएस के लिए आप लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं और प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं। ठीक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री जो है हम यहाँ पे किस लेवल की पढ़ाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये जो लेवल होता है वो पीएजी ग्रुप का होता है। ठीक है, पीएजी ग्रुप का होता है। और आप लोगों के सिलेबस में भी, मतलब पीसीएम और पीसीबी के सिलेबस में भी ये टॉपिक होते हैं, लेकिन जो पीएजी वाले ग्रुप के स्टूडेंट होते हैं उनमें क्या होता है, इनका लेवल थोड़ा कम होता है, आपका लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है इसमें, और कोई वो नहीं है। और जो लोग पीसीबी वाले जुड़े हैं तो वो लोग नीट की तैयारी करते हैं ना, नीट की बहुत लोग तैयारी करते हैं पीसीबी वाले, तो वो लोग जो नीट में उनको पढ़ाया जाता है उसकी जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो चीज़ वहाँ से आप लोग तैयार कर लेंगे। अगर आप अपनी बेसिक चीज़ें आप लोग तैयार कर लेंगे तो आप लोग यूपी कैडेट में अच्छी रैंक ला सकते हैं। ठीक है, तो नीट वाले भी परेशान नहीं होंगे। बहुत लोग व्हाट्सएप पे पूछते हैं, इसलिए सबको यहीं पे बता दिए। अब सीधे क्लास में चलते हैं और पहला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में एक कोश की स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोटिक शैवाल है। एक कोश की मतलब यहाँ पे जिसमें यूनिसेलुलर। ठीक है, एक कोश के यूनिसेलुलर। सभी लोगों का यहाँ पे भला हो थोड़े, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे साथ इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले सब लोग जुड़े हैं, तो सब लोगों को देखना पड़ता है। ठीक है, 1 घंटे का टाइम आप लोग देंगे हमको। ठीक है, 1 घंटे का अगर टाइम होगा तो आप लोग क्लास में जुड़े रहेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा ना 8 से 9 आपकी क्लास रहती है शाम को और सुबह। तो आप लोग जल्दी नहीं करेंगे कि आप आगे बढ़िए या नहीं बढ़िए, वो हमें जिस हिसाब से चलना है वो हम चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें जिस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम देना होता है वो हम देंगे, और जिसमें नहीं देना होता है उसमें नहीं देंगे। ठीक है, तो यूनिसेलुलर और आपका स्वपोषी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक, और प्रकाश संश्लेषी मतलब फोटोसिंथेटिक, और प्रोकैरियोटिक तो आप लोग समझ ही गए होंगे। शैवाल को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गी। ठीक है, एल्गी इसको बोलते हैं। तो अब इसमें क्या बोला गया है, जो स्वपोषी होते हैं मतलब जो आपके ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ये क्या करते हैं, ये अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। मतलब अपना खाना जब स्वयं बनाएंगे तो खाना किसकी सहायता से बनाते हैं, ये कौन सी प्रोसेस होती है इनकी खाना बनाने की, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछे कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया करने वाले कौन होते हैं, ऑटोट्रॉफ या फिर हेटेरोट्रॉफ, मतलब आपके स्वपोषी या फिर परपोषी, तो जो स्वपोषी होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, इसलिए वो अपना खाना बना लेते हैं, इसलिए उनको हम लोग स्वपोषी भी बोलते हैं। इसका आंसर यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाएगा। ठीक है, नीले हरे शैवाल। ठीक, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम सब लोगों को साथ लेकर के चलना है। इस बार जो है क्या हुआ है, जो
हमने शुरुआत में जो है इसको हिंदी मीडियम के लिए शुरू किया था, आप लोग लास्ट में जुड़े हैं। तो अगली बार से जब हम सितंबर में अपना बैच नया शुरू करेंगे सितंबर में, तो उसमें हम बिल्कुल अलग से पीएजी ग्रुप की अलग क्लास चलाएंगे, पीसीएम की अलग चलाएंगे और पीसीबी की अलग क्लासेस चलाएंगे और 11th और 12th की अलग क्लास चलाएंगे। ये सब कुछ चलेगी इस पर, इंग्लिश मीडियम की अलग, हिंदी मीडियम की अलग, ठीक है। तो आप लोग जो है परेशान नहीं होंगे। निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी क्या होती है? वायरस होती है, ठीक है। निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी क्या होती है? वायरस होती है। उस दिन जो है आपका अटेंडेंस लेना भूल गए थे, इसलिए आज आपकी जो है अटेंडेंस ली जाएगी, ठीक है। आज आपकी अटेंडेंस यहाँ पे ली जाएगी और उन्हीं लोगों को इसका पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। तो इसमें कुछ चीज़ें और इम्पोर्टेंट है, वो नोट कर लेंगे। जैसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मतलब आपके लिविंग और नॉन लिविंग के बीच कड़ी कौन सी होती है? वो होती है आपकी वायरस, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए प्लांट और एनिमल के, थोड़े जो 3-4 क्वेश्चन है वो नोट कर लें यहाँ पे बस, उसके बाद आगे चलेंगे। एनिमल और प्लांट के बीच की जो कड़ी होती है, एनिमल और प्लांट के बीच की, ठीक है, मतलब जो आपके जंतु और पौधे के बीच की कड़ी को हम लोग क्या कहते हैं? क्योंकि कड़ियाँ जो होती हैं इनके बीच की कड़ी से एक क्वेश्चन आता है आपका। एनिमल और प्लांट के बीच की कड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं? युगलीना, ठीक है, युगलीना। युगलीना हम किसको बोलते हैं? एनिमल और प्लांट के बीच की कड़ी को। दूसरा आप लोग नोट कर लेंगे, जो आपका है एनीलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी को हम लोग क्या कहते हैं? एनीलिडा। जो एनीलिडा एक आपका संघ है ना, एनीलिडा और मोलस्का जो फाइलम है, इसके बीच की कड़ी को हम लोग क्या कहते हैं? तो एनीलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी को हम लोग क्या कहते हैं? नियोपिलाइना, ठीक है, नियोपिलाइना। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे अपना इंग्लिश में, नियोपिलाइना, ठीक है, नियोपिलाइना, ठीक है, लिख लिए होंगे आप लोग। एनीलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी नियोपिलाइना। इससे एक क्वेश्चन पक्का फंसता है, तो आप लोग इसको नोट करते रहेंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी, एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी, ठीक है। मतलब बीच की कड़ी का मतलब यहाँ पे क्या होता है? जैसे आर्थ्रोपोडा के जो लक्षण होते हैं, वो कुछ लक्षण एनीलिडा में किस में आ गए थे, वो होता है, ठीक है। मतलब इनके लक्षण कुछ कुछ मिलने लगते हैं, वो किस में मिलने लगते हैं? तो एनीलिडा और मोलस जो आर्थ्रोपोडा है, इसके बीच की कड़ी को हम लोग क्या कहते हैं? पेरीपेटस, ठीक है, पेरीपेटस। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पेरीपेटस किसके बीच की कड़ी है? तो एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, जो फिश होती है और एम्फीबिया के बीच की कड़ी, फिश और एम्फीबिया के बीच की कड़ी, ठीक है। अब हम सब आपको ये समझाने का टाइम नहीं है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है ना, टाइम आपका कम है। अब आप लोग पूछने लगते हैं, जैसे कोई टर्म आ जाता है। सुबह हम क्लास देख रहे थे, उसमें कोई एक टर्म आ गया था, कोई क्रॉप के बारे में थी, तो उसमें आप लोग पूछ रहे थे कि ये कौन सी क्रॉप होती है, क्या कहते हैं, कैसी क्रॉप है। तो उसमें अब आपको इतना सब कुछ नहीं बताया जाएगा, क्योंकि शुरुआत में अगर आप लोग जुड़े होते, क्योंकि टाइम आपका कम रहता है ना, आप लोग रिवीजन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके। फिश और एम्फीबिया के बीच की कड़ी क्या है? होती है लेटीमेरिया, ठीक है, लेटीमेरिया, ठीक है, लेटीमेरिया। अगला क्वेश्चन नोट करेंगे आप लोग, 1-2 क्वेश्चन और हैं इसमें, वो नोट कर लीजिए। रेप्टाइल और पक्षी के बीच की कड़ी को हम लोग क्या कहते हैं? रेप्टाइल्स और पक्षी मतलब बर्ड्स। रेप्टाइल मतलब सरीसृप, ठीक है, सरीसृप जो होते हैं। रेप्टाइल्स और पक्षी के बीच की कड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्कियोपटेरिक्स, आर्कियोपटेरिक्स, ठीक है, आर्कियोपटेरिक्स, आर्कियोपटेरिक्स। ये किसको बोलते हैं हम लोग? तो ये बोलते हैं हम लोग रेप्टाइल्स और पक्षी के बीच की कड़ी, मतलब जो सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्कियोपटेरिक्स, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेप्टाइल्स और मतलब सरीसृप और रेप्टाइल्स और आपके क्या स्तनधारी के बीच की कड़ी, मतलब रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच की कड़ी, स्तनधारी, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले भी साथ साथ नोट करते रहेंगे अपना। रेप्टाइल्स और मतलब सरीसृप और स्तनधारी के बीच की कड़ी को हम लोग क्या कहते हैं? डक्ट बिल, यहाँ पे नोट करते रहिए, डक्ट बिल, ठीक है, डक्ट बिल प्लेटिपस, डक्ट बिल प्लेटिपस, प्लेटिपस, ठीक है, डक्ट बिल प्लेटिपस। आपसे पूछ लिया जाए डक्ट बिल जो डक्ट
बिल प्लेटिपस होता है वो क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे रेप्टाइल्स और स्तनधारी के बीच की कड़ी होती है। ठीक है, एक आपसे पूछा जाए अंडायोज, अंडायोज मतलब जो अंडा देते हैं, और जरायोज, अंडायोज और जरायोज के बीच की कड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कंगारू बोलते हैं। ठीक है, इतने ही आपके इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, राइजोपस में किस प्रकार का जनन पाया जाता है, तो लैंगिक भी होता है और अलैंगिक भी होता है, मतलब सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों तरह का इसमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है। किस जो कोशिका का कूड़ादान किसे कहा जाता है, तो कोशिका के कूड़ादान के रूप में हम लोग किसको बोलते हैं, वैक्यूल्स को बोलते हैं, मतलब रिक्तिका को बोलते हैं। सेल का जो कूड़ादान होता है, डस्टबिन होता है, उस वो हम किसको बोलते हैं, तो वैक्यूल्स को बोलते हैं, यानी रिक्तिका आपकी जो होती है उसको बोलते हैं। ठीक है, आप लोग जो है क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका जब डेट थोड़ी बढ़ गई है तो आप लोगों की संख्या कम होने लगी है, तो संख्या आप लोग बनाए रखेंगे। हमने जब ये क्लास शुरू की थी ना, आपका जो सुपर 20 बैच शुरू किया था, तभी हमने कह दिया था कि जब शुरुआत में तो इसमें लोग बढ़ेंगे, लेकिन जो लास्ट तक जुड़ा रहेगा उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, जो अब आप लोग खुद ही देख सकते हैं, सुबह वाली क्लास में भी संख्या आपकी कम हो रही है और शाम वाली क्लास में भी पहले की अपेक्षा संख्या जो है वो कम हो रही है। ठीक है, तो आप लोग जो है अपना खुद देख लेंगे। अब आपको, आप लोग बड़े हो चुके हैं, आप लोग खुद अपना जो है नुकसान किस में हो सकता है, फ़ायदा किस में हो सकता है, वो सब आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग बच्चे नहीं रहे जो आपको समझाया जाए। आप लोग सभी लोग 18 साल पे क्या हो जाते हैं, 18 साल पे सरकार भी आपको बड़ा मानने लगती है, वोट देने का अधिकार दे देती है। तो अब आप लोग खुद समझ सकते हैं, सभी लोग 18 साल से तो ऊपर होंगे ही, तो किस में फ़ायदा है किस में नहीं। आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन तो देख रहे होंगे ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं यहाँ पे, तब भी आप लोग अगर प्रैक्टिस करने नहीं आ रहे हैं, हिंदी इंग्लिश सब में कुछ सब कुछ चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग जो है यहाँ पे बने रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, आप लोग जब प्रैक्टिस को 1 से 1.5 घंटा नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा आपका, बताइए। हमने तो सुपर 20, हमारे तो 20 बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं आप लोग जितने भी 70 से 80 लोग आते हैं सबका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमें पता है 20 लोग तो 100% यहाँ पे लास्ट तक जुड़े रहेंगे हमसे, तो 20 लोगों का सिलेक्शन 100% हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो आप लोग खुद यहाँ पे आइए, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और चलिए अब आप लोग जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो किसको बोलते हैं, यहाँ पे वैक्यूल्स आपका सही ऑप्शन हो गया। और इसमें क्या पूछ सकता है कि राइबोसोम के, जो राइबोसोम होता है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं, तो राइबोसोम को बोलते हैं। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं, तो राइबोसोम को बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं, ये सब आप लोग पढ़े होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, जड़ तथा तने के शीर्ष पर कौन सा ऊतक पाया जाता है, मतलब रूट और स्टेम के जो शीर्ष पर, मतलब जो एपिकल होता है ना, उस पर कौन सा आपका टिश्यू पाया जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और आपका ये मृद ऊतक, परमानेंट टिश्यू या फिर दृढ़ ऊतक। तो जो आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लिया जाए कि जड़ और तने के शीर्ष पर कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो आप लोग क्या आंसर लगाएंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपसे क्या पूछा जा सकता है इसमें, कि जो आप लोग टर्म सुने होंगे ना, एक एपिकल मेरिस्टेम, इसका राइट आंसर मेरिस्टेम हो जाएगा। अब आप लोग नोट कर लेंगे थोड़ा। आपसे पूछा जाए कि एपिकल मेरिस्टेम टर्म किसने दिया, पूछे जाते हैं क्वेश्चन ये। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम टर्म किसने दिया, मेरिस्टेम, स्पेलिंग देख लेंगे, मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम जो टर्म था वो किसने दिया, तो ये आपका टर्म दिया था निगेली ने। ठीक है, या निजेली आप लोग बोल सकते हैं, निगेली ने। ठीक, एपिकल मेरिस्टेम टर्म किसने दिया, निगेली ने दिया। और आपसे इसमें क्या पूछ सकता है, और आपसे इसमें पूछ सकता है कि जो आपका इसके लिए एपिकल मेरिस्टेम जो था उसके लिए 3 थ्योरी दी गई थी। ठीक है, जो 3 थ्योरी थी उनके नाम केवल आप लोग लिख लेंगे। सबसे पहले क्या थी, एपिकल सेल थ्योरी। ठीक है, आपसे पूछा जाए एपिकल सेल थ्योरी किसने दी, एपिकल इंग्लिश में ही लिख लेंगे या हिंदी में भी आप लोग ऐसे ही लिख लेंगे। जो एपिकल सेल थ्योरी थी वो किसने दी थी, एपिकल कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, हिंदी वाले लिख लें, एपिकल सेल थ्योरी मतलब एपिकल जो कोशिका सिद्धांत था वो किसने दिया था, तो ये निगेली ने दिया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग,
आपसे पूछा जाए एपिकल सेल थ्योरी किसने दी, नेगेली ने दी। दूसरा क्या पूछ लिया जाए, दूसरी इसमें थ्योरी कौन सी थी, तो हिस्टोजन थ्योरी, ठीक है, हिस्टोजन थ्योरी इंग्लिश में ही आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, हिस्टोजन थ्योरी, इंग्लिश हिंदी एक ही है इसकी। हिस्टोजन सिद्धांत या हिस्टोजन थ्योरी किसने दी, हिस्टोजन सिद्धांत या हिस्टोजन थ्योरी ये किसने दी, तो ये आप लोग लिख लेंगे किसने दी, हैंस-चियन ने दी थी, ठीक है, हैंस-चियन ने, हैंस-चियन ने ये थ्योरी आपकी दी थी। अगला तीसरा क्या था, तीसरा आपका जो है, तीसरे इसमें थ्योरी आप लोग लिख लेंगे ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, ठीक है, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी इंग्लिश जो ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत किसने दिया, तो ये आपका दिया था स्मिट ने, ठीक है, स्मिट ने ये दिया था। चलिए इसमें आपका जो है वो इतना ही पूछा जा सकता है और इसमें आपका कुछ नहीं पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, निम्न में कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है, तो वसा में जो फैट में घुलनशील विटामिन कौन सी नहीं है, ए डी ई के, ये तो आपकी फैट में घुलनशील विटामिन होती हैं। बी और सी कॉम्प्लेक्स जो है वो आपकी वसा में घुलनशील विटामिन नहीं होती है। तो आप लोग इसमें क्या लिखेंगे, इसमें आप लोग नोट कर लीजिए, जो ए विटामिन होती है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो नोट कर लेंगे रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम होता है, रेटिनॉल, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले भी लिखते चलिए, परेशान नहीं होंगे, ये इंग्लिश और हिंदी एक ही है, ठीक है, जो हिंदी अलग होती है उसको लिखा देते हैं, वैसे बोल रहे हैं तो आप लोग नोट कर सकते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या रोग हो जाता है, तो रतौंधी रोग हो जाता है, ठीक है, रतौंधी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम आप लोग नोट कर लेंगे, विटामिन ई का रासायनिक नाम आपका होता है टोकोफेरॉल, ठीक है, टोकोफेरॉल। ये सब क्वेश्चन आपके यहीं से फंसेंगे, आप लोग जो है रेगुलर रहेंगे तो कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा मिलेगा इसका। जो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल होता है। और आपसे इसमें पूछ लिया जाए, आपसे क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि सुंदरता के लिए प्रोटीन कौन सी, सुंदरता के लिए कौन सी विटामिन जो है आपकी सुंदरता के लिए, सुंदरता बढ़ाने वाली जो आपकी विटामिन है वो कौन सी है, सुंदरता बढ़ाने वाली विटामिन आपकी ई है, ठीक है, आप लोग नोट कर लेंगे। सुंदरता के लिए जो क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे क्रीम वगैरह आप लोग जब लगाते हैं तो क्रीम आप लोगों ने पढ़ के नहीं देखा होगा, उस पर विटामिन ई की मात्रा भी लिखी होती है, ठीक है। तो और आपसे पूछ लिया जाए कि नपुंसकता किसकी कमी से होती है, तो विटामिन ए की कमी से नपुंसकता भी हो जाती है, ठीक है, नपुंसकता भी हो जाती है। और आपसे क्या पूछ लिया जाए, और इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा। विटामिन डी के बारे में आप लोग लिखेंगे कैल्सीफेरॉल, इसका तो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है, कैल्सीफेरॉल। और ये कहाँ से आप लोग विटामिन डी ले सकते हैं, तो सूर्य की किरणों से ले सकते हैं। इनकी इसकी कमी से क्या रोग होता है, तो सूखा रोग होता है, ठीक है, सूखा रोग होता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, कृतिका चयन, कृतिक चयन या प्राकृतिक होगा, ठीक है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया, तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत आपका डार्विन ने दिया था, ठीक है, डार्विन ने आपका प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। और इसमें क्या पूछ सकता है, इनकी जो है बुक आपसे पूछ सकता है, तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इनकी बुक है, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इनकी बुक है, और कुछ नहीं आपके यहाँ से पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, निषेचन प्राय पाया जाता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या फिर एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म या फिर जिम्नोस्पर्म में आपका निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कुछ लोग कहते हैं कि आप जो है एक दो क्वेश्चन जो है जब हम कराते हैं तो उसमें कभी कभी उसमें एक दो दिन में जो है उस पर कमेंट आ जाता है कि ये क्वेश्चन गलत है, तो उन लोगों से कहना चाहेंगे कि इस यहाँ पे जो ये हमारा द नॉलेज प्लाजा है, द नॉलेज प्लाजा पे क्वेश्चन गलत नहीं कराए जाते हैं, ठीक है। बाई चांस अगर एक भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, वैसे कोशिश की जाती है यहाँ पे क्वेश्चन गलत ना कराए जाएँ। अगर बाई चांस क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसको PDF में हम लोग सही करके दे देते हैं, ठीक है। अब जो लोग हमारे साथ जुड़े होंगे वो समझ सकते हैं इस बात को, ठीक है। जैसे कल परसों उसकी गेंदा की बीज दर की बात हो रही थी, उससे पहले और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, अब कुछ क्वेश्चन ध्यान नहीं है, तो वहाँ पे बोला जा रहा था कि ये क्वेश्चन जो है वो गलत है। कल एक जो है ट्रेन वाला क्वेश्चन चला कराए थे कि फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन कहाँ पे चली थी,
फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन कहाँ से कहाँ तक और क्या चली थी, तो वो भी क्वेश्चन गलत बता रहे थे। तो वो क्वेश्चन, सब क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन मतलब 100 में से 99 क्वेश्चन यहाँ पे सही कराए जाते हैं, ठीक है। अब हम ये भी तो हो सकता है कि आप जहाँ से पहले पढ़े हों वहाँ पे कुछ क्वेश्चन गलत करा दिए हों, ठीक है। तो ये आपकी गलती नहीं है, आप जो पढ़े हैं वही बताएंगे। लेकिन यहाँ पे जो है वो 100 में से 99% आपके क्वेश्चन सही कराए जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन तो हर जगह गलत हो जाते हैं, तो वो यहाँ भी शायद हो सकते हैं, ठीक है। वैसे कोशिश की जाती है इसको, जो आपको 1 घंटे की जो अगर वीडियो है कोई, इसके लिए हम अपने यहाँ पे 3 घंटे लगभग देते हैं, ठीक है, तब ये वीडियो आपकी 1 घंटे की बन पाती है। तो आप लोग जो है ऐसे कमेंट नहीं करेंगे, मैसेज नहीं करेंगे कि ये क्वेश्चन गलत है, ये गलत है। यहाँ पे बहुत मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और आप अगर उस पर ऐसे कमेंट करेंगे तो कमेंट करें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लोग क्वेश्चन बाय अगर गलत है तो आप कमेंट करेंगे तो कोई बात नहीं, अगर सही क्वेश्चन पे आप लोग कमेंट करेंगे तो थोड़ा वैसा लगता है, आप लोग खुद समझ रहे होंगे। 3 घंटे लगभग एक वीडियो बनाने में लगता है। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन ही तो है। अब इसमें हम आपको कितने क्वेश्चन करा रहे हैं, लगभग 150 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 150 क्वेश्चन कराने की मेहनत आपकी कैसी है, 3 घंटे की है। 3 घंटे में ये सब कंटेंट तैयार होता है, तो आप लोग खुद समझ लेंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो है और चैनल वाले जो है कुछ गलत करा देते हैं, तो उनकी हम कह नहीं सकते। आप लोग यहाँ पे पूर्ण विश्वास करके और रुक सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सबसे अलग कंटेंट आपको यहाँ पे मिल रहा है और सबसे अच्छा कंटेंट भी मिल रहा है, तो आप लोगों को थोड़ा विश्वास करने में समय लग सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, आप लोग समझ गए होंगे। निम्न में कौन ना उड़ने वाला पक्षी का उदाहरण है? ऐसे क्वेश्चन कहीं आपको कोई कराता है फ्री में, वो भी यूट्यूब पे? कभी नहीं, ठीक है, कभी नहीं। अगर कोई करा रहा हो तो आप लोग बता सकते हैं। निम्न में कौन सा ना उड़ने वाला पक्षी का उदाहरण है? तो इसमें शुतुरमुर्ग तो आपको पता ही है, ये भी है, एमू भी है, पेंगुइन भी है, यानी सभी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब सभी में इसमें से क्वेश्चन ये पूछ सकता है, जैसे कि आपका जो सबसे ना उड़ने वाला, अब ये पक्षी की बात हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है, तो शुतुरमुर्ग, ठीक है। नोट करते रहिए आप लोग, बहुत कुछ यहाँ से मिलेगा आप लोगों को। सबसे तेज दौड़ने वाला, और जो लोग लास्ट तक जुड़ते रहते हैं क्लास में, वो कोशिश करेंगे शुरुआत में ही क्लास में जुड़ा करें, जिससे कि उनको और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। कुछ लोग तो कमेंट करते हैं कि अब हम जो है इस बार आज पहली बार जुड़े हैं, तो वो लोग जो है जुड़ गए हैं तो अच्छी बात है। वो लोग क्या करेंगे, सुपर 20 बैच वाली जितनी भी वीडियो उनकी रह गई हैं वो देख लेंगे, और जो है 7500 क्वेश्चन की सीरीज जो हमने चलाई है वो देख लेंगे, ठीक है। और पीडीएफ के लिए हम आपको कल या परसों में एक जानकारी देंगे, जिनकी पीडीएफ रह गई हैं पीछे की, जो आजकल में जुड़े हैं, तो उनको कैसे पीडीएफ मिलेगी वो हम आपको वीडियो में ही जानकारी देंगे। आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज ना किया करें, ठीक है, पीडीएफ के रिलेटेड। जो लोग नए लोग जुड़ते हैं केवल एक बार वो अपना व्हाट्सएप नंबर जो है एक बार मैसेज कर देंगे, जिससे उनके पास पीडीएफ चली जाए। बाकी के लोग जो है वो मैसेज नहीं करेंगे, उनको सारी की सारी जानकारी आपको यहीं पे दी जाएगी, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाए, अब यहाँ पे कोई भी बातचीत नहीं होगी, अब सीधी लास्ट में बातचीत होगी, आप लोग क्वेश्चन करें केवल, ठीक है। जो शुतुरमुर्ग है, निम्न में कौन ना उड़ने वाला पक्षी का उदाहरण है? शुतुरमुर्ग सबसे तेज दौड़ता है, ठीक है। कितना दौड़ता है? सबसे तेज दौड़ता है। कितना इसकी चाल होती है? तो इसकी चाल आप लोग नोट कर लेंगे, 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 70 किलोमीटर पर आवर की गति से ये दौड़ता है धरती पर, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए ये सबसे बड़ा भी है, ठीक है, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग हो जाएगा। सेकंड सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो ये एमू हो जाएगा, ठीक है। सेकंड सबसे बड़ा पक्षी कौन सा हो जाएगा? एमू हो जाएगा। और आपसे पूछ लिया जाए पेंगुइन के बारे में, पेंगुइन एक इम्पॉर्टेंट है, पेंगुइन के बारे में आप लोग नोट कर लेंगे। पेंगुइन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, समुद्री ना उड़ने वाला, समुद्री ना उड़ने वाला पक्षी, समुद्री ना उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो समुद्री ना उड़ने वाला पक्षी ये आपका क्या हो जाएगा? पेंगुइन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। कबूतर में विकसित अंडाशय की संख्या कितनी होती है? विकसित यहाँ पे एक होता है, लेकिन टोटल अंडाशय कितने होते हैं? टोटल 1 जोड़ी होते हैं। इसमें विकसित पूछा गया है तो आंसर आपका 1 ही हो जाएगा, ठीक है। विकसित यहाँ पे 1 हो जाएगा, और जो आपके जो है टोटल अंडाशय कितने हो जाएंगे? 1 जोड़ी हो जाएंगे, ठीक है। पीडीएफ के बारे में हम आपको लास्ट में एक चीज़ और बताएंगे, तो आप लोग केवल लास्ट तक वेट करिए और जुड़े रहिए। तेल ग्रंथि का संबंध किससे है? तो तेल ग्रंथि आप लोगों को पता होगा
जंतुओं की स्किन में पाई जाती है, ठीक है, जंतुओं की स्किन में, त्वचा में, ठीक है, त्वचा में ये तेल ग्रंथि पाई जाती है। इसको और क्या हम लोग कहते हैं, तो सेबेसियस ग्लैंड, ठीक है, इंग्लिश वाले लिख लेंगे, सेबेसियस ग्लैंड इसको बोलते हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा जो है पेशेंस बना करके बैठा करें क्लास में, क्योंकि पेशेंस जो है अगर आप लोग बनाएंगे तो अच्छी बात है। किसी भी चीज़ के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है, तैयारी कर रहे हैं उसमें भी पेशेंस ज़रूरी है। टोड का जंतु वैज्ञानिक नाम ब्यूफा मेलिनोस्टिक्स, ठीक है। राना टिगरीना आपको पता है ना, फिरोक का होता है, मतलब मेढक का आपका क्या नाम होता है, राना टिगरीना होता है। होमोसेपियंस आपका मनुष्य का होता है, ठीक है, होमोसेपियंस किसका होता है, मनुष्य का होता है। मधुमक्खी में मुक्का प्रकार क्या होता है, मुक्का प्रकार मधुमक्खी में आपका वेतन प्रकार का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे ये नहीं दिया होता, अगर ये दिया होता, क्या दिया होता, नोट करिए, चबाने और चूसने वाला, ठीक है, चबाने और चूसने वाला, चबाने और चूसने वाला। अगर वेतन टाइप नहीं दिया होता और चबाने और चूसने वाला दिया होता तो आप लोग इसको लगा देते, ठीक है। अगर वेतन प्रकार दिया है तो आप लोग इसी को लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। श्रमिक मुखिया वास्तव में होती है, जो श्रमिक मुखिया होती है ना मधुमक्खी में, वो वास्तव में कैसी होती है, तो अविकसित मृदा, जो मादा होती है वो अविकसित होती है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। निम्न में किस कीट में हवा में उड़ते हुए मैथुन की क्रिया होती है, जो हवा में उड़ते हुए मैथुन की क्रिया किस में होती है, तो ये मधुमक्खी में होती है, ठीक है, मधुमक्खी में होती है। अगला क्वेश्चन, दीमक किस गण का है, दीमक किस गण से संबंधित है, तो ये आइसोपटेरा, ठीक है, आइसोपटेरा। ये आपका 2019 में ही पूछा गया था, ठीक है। आपको बहुत जल्दी, हम बहुत जल्द क्या कराने वाले हैं, हमारे पास बहुत सारे पेपर रखे हुए हैं, 2018 का है, 2019 का है, 2020 का है। ये क्वेश्चन पेपर तो हैं और बाकी के अगर हमें मिल जाएंगे तो वो भी कराएंगे, बहुत जल्दी इनको लेकर के हम आएंगे। तो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे, ठीक है। आप लोग अगर जुड़े रहेंगे, क्लास में आते रहेंगे तो ये पेपर कराए जाएंगे, नहीं अगर आप लोग नहीं आएंगे, जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं उतनी नहीं करेंगे आप लोग, तो ये सब कुछ नहीं कराया जाएगा। कॉपर ग्रंथि तथा बर्थोलिन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, तो कॉपर ग्रंथि, कॉपर जो ग्रंथि होती है वो आपको पता है ना, नर खरगोश में पाई जाती है। कॉपर ग्रंथि जो है वो नर खरगोश में पाई जाती है, मतलब मेल आपका जो खरगोश होता है उसमें पाई जाती है। और बर्थोलिन ग्रंथियाँ आपकी किस में पाई जाती हैं, ये मादा खरगोश में पाई जाती हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है, कॉपर ग्रंथि तथा बर्थोलिन की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं नर खरगोश में, मादा खरगोश में, कबूतर में, ए और बी दोनों में क्रमशः। तो ए और बी दोनों, मतलब नर खरगोश में ये कॉपर ग्रंथि और बर्थोलिन ग्रंथि मादा खरगोश में। ये ऑप्शन डी ऑप्शन सही है, ठीक है, क्रमशः दे रखा है ना। पहले वाला क्या है, ये नर वाला है, ये मादा वाला है, तो अपना सही है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। रक्त में जमने के लिए, रक्त को या रक्त में जमने के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए, मतलब रक्त कब जमेगा उसके लिए क्या आवश्यक होना चाहिए, तो कैल्शियम आयन यहाँ पे आवश्यक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कुछ लोग जो बीच में कुछ भी पूछते रहते हैं तो आप लोग उनको देख करके रिप्लाई दे दिया करें, ठीक है। टाइम वगैरह पूछते हैं या कुछ और पूछते हैं तो आप लोग वहाँ पे बोल दिया करें। पेस मेकर का कार्य क्या होता है, तो पेस मेकर का कार्य आपका हृदय गति को नियंत्रण करना है। जो हार्ट बीट आपकी होती है ना, हार्ट बीट को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, तो ये पेस मेकर करता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। मृदा खरगोश, जो मादा खरगोश एक बार में कितने बच्चे को जन्म देती है, तो ये 5 से 7 बच्चों को एक बार में जन्म देती है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। तिल चट्टे में पाई जाने वाली कोलेट्रल ग्रंथि का कार्य क्या है। कोलेट्रल ग्रंथि जो तिल चट्टे में पाई जाती है ना, तिल चट्टे को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉकरोच बोलते हैं, ठीक है। जो पीएजी में सिलेबस है पीएजी वालों का, उसमें कॉकरोच ज़्यादा आती है, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं। और आपका जो है कबूतर वगैरह भी पूछ लिया जाता है। मेढक से भी एक क्वेश्चन लगभग आ जाता है, मेढक से भी 1 या 2 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं, ठीक है। और खरगोश से तो आपके पूछे ही जाते हैं 5 से 6 क्वेश्चन। तो आप लोग देख लेंगे अच्छे से, ये सब कुछ तैयार करेंगे। तिल चट्टे में पाई जाने वाली, मतलब कॉकरोच में पाई जाने वाली कोलेट्रल ग्रंथि का कार्य क्या है, तो ये अंड कवच का निर्माण करती है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, ऊथिका भी इसको बोला जाता है। आपसे पूछ लिया जाए ऊथिका या ऊथिका का जो है निर्माण करने में
मतलब उथिका जो है वो इसमें कौन सी जो है आपकी ग्रंथि संबंधित है, तो कोलेट्रल ग्रंथि इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, काकरोच की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज एंजाइम है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमाइलेज एंजाइम। अगला क्वेश्चन, किस संघ के जंतु में बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? बंद प्रकार का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाता है? बंद प्रकार का मतलब क्लोज्ड टाइप आपका ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाता है? तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, जो बंद प्रकार का है वो केवल 2 संघ में पाया जाता है, 2 संघ के अलावा और सभी में खुले प्रकार का पाया जाता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन में आ जाएं, इसमें नोट करिए, जो एनीलिडा और कार्डेटा संघ में, एनीलिडा और कार्डेटा संघ में बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है केवल, ठीक है। एनीलिडा और कार्डेटा जो फाइलम होते हैं इनमें केवल क्लोज्ड टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है और बाकी के सब में खुला हुआ पाया जाता है, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यहाँ पे पूछ रहा है बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण किस में पाया जाता है? तो एनीलिडा आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एनीलिडा और कार्डेटा में से कोई भी एक अगर होता तो वो ऑप्शन सही हो जाता है। प्रोटोजोआ, पोरिफेरा और निमेटोडा इसमें जो है वो आपका कैसा पाया जाता है? खुले प्रकार का पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, चेचक के टीके की खोज किसने की? सभी लोग आंसर दें 15 सेकंड में, हम थोड़ा पानी पी लें। चलिए, चेचक के टीके की खोज आपकी एडवर्ड जेनर ने की थी, ठीक है, एडवर्ड जेनर ने की थी। अगला क्वेश्चन, फिलोसफी ऑफ जूलॉजी के लेखक आपके कौन हैं? तो लेमार्क हैं, ठीक है। अरस्तु की बुक कौन सी है? तो हिस्टोरिया एनिमलिया, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हिस्टोरिया एक क्वेश्चन लगभग आपका आता जाता है इससे, ठीक है, बुक से, हिस्टोरिया एनिमलिया। हमने आपकी जितनी भी बुक लिखाई हैं उसी में से एक क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। डार्विन की अभी हम पीछे लिखा चुके हैं आपको, डार्विन की क्या होती है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। लिनियस की 2 बुक आपकी इंपॉर्टेंट हैं, एक आपकी सिस्टमा नेचुरी, ठीक है, सीधा सीधा पूछा जाता है सिस्टमा नेचुरी किसकी बुक है? सिस्टमा नेचुरी। और दूसरा आपका क्या पूछा जाता है? दूसरा आपका पूछ लिया जाता है स्पीसीज प्लांटेरम, ठीक है, स्पीसीज प्लांटेरम। हिंदी मीडियम वाले घबरा जाते हैं, घबराएंगे नहीं, ठीक है, आप लोग ऐसे लिख लीजिए ना, स्पीसीज और प्लांटेरम, ठीक है, प्लांटेरम, ठीक है, देख लेंगे आप लोग, लिख लेंगे स्पीसीज प्लांटेरम, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लिए होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रतिजैवी के पिता। अब ये प्रतिजैवी के पिता तो हमें भी नहीं पता, तो ऐसे क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, ठीक है, जो हमें नहीं पता होता है वो छोड़ देते हैं, लेकिन गलत क्वेश्चन यहाँ पे नहीं कराए जाते हैं, ठीक है, गलत क्वेश्चन यहाँ पे नहीं कराए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग, ये आप लोगों को जब अगर पता हो तो आप लोग इसको कमेंट कर देना लास्ट में, तो और बच्चे भी आपके जो है जान जाएंगे, ठीक है, नहीं तो हमें पता चल जाएगा, तो हम कल परसों वाली क्लास जब लेंगे तब उसमें बता देंगे। केंचुए में निषेचन कहाँ पे होता है? तो केंचुए में निषेचन आपका सभी लोगों को पता होगा ना, जो केंचुए में निषेचन कहाँ होता है? कुकून में होता है, ठीक है, कुकून में होता है। यहाँ पे कुकून तो ऑप्शन दे नहीं रखा है, तो आप लोग सीधा नन ऑफ दीज लगा देंगे, लेकिन नन ऑफ दीज यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं होगा। ऑप्शन क्या सही होगा? यहाँ पे जो कुकून का निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है? तो क्लाइटेलम में होता है, ठीक है, क्लाइटेलम में होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्लाइटेलम ही लगाएंगे, ठीक है, क्लाइटेलम आप लोग इसका राइट आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, केंचुए में अंडाशय किस खंड में पाया जाता है? जो केंचुए में अंडाशय होता है वो 14वें खंड में पाया जाता है, ठीक है, 14वें खंड में। ये भी इम्पोर्टेंट है, जो आपका सीटी किस में पाई जाती है? ये आपकी जो थी नर आपका जो था केंचुआ उसमें पाई जाती थी, और ये आपकी कौन से खंड में थी? तो कौन से खंड में बताई थी आप लोगों को? 14वें खंड में क्या होता है? तो आपका ये मादा जनन छिद्र होता है, ठीक है, और नर जनन छिद्र कौन से में होता है? वो 18वें खंड में, ठीक है, 18वें खंड में। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग, किस संघ के जंतु अमर होते हैं? तो जो आपका प्रोटोजोआ संघ होता है, प्रोटोजोआ जो आपके फाइलम होता है, इसमें जंतुओं की जो इसमें जो भी जंतु होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, इनकी कभी भी मृत्यु प्राकृतिक नहीं होती है, मतलब नेचुरल ये नहीं मरते हैं, ये कभी नेचुरल नहीं मरते हैं, इसलिए इनको अमर बोल देते हैं, ठीक है, इनकी प्राकृतिक मृत्यु कभी नहीं होती है, इसलिए हम इनको अमर बोल देते हैं। अति मादा या सुपर मादा में
लिंग जीन कौन सा होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, XXX, ठीक है, ये सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। जो सुपर मादा होती हैं इसमें लिंग जीन कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोगों को पता है, इसका आंसर देखते हैं कौन सही दे पाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन बना दिया है, इसका लेवल थोड़ा वैसा कर दिया, लेकिन ये आप लोगों को, सभी लोगों को पता होगा कि टर्नर सिंड्रोम में कितने आपके गुणसूत्र होते हैं, तो आप लोग सभी लोग बताएंगे। इसका देखते हैं हम कौन आंसर इसका सही दे रहा है। चलिए, जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे जो 23वां पेयर होता है ना, 23वें पेयर में, ठीक है, 23वें पेयर में किस में? फीमेल में, ठीक है, मतलब मादा में। मादा में 23वां जो पेयर होता है, 23वें पेयर का गुणसूत्र मादा का एब्सेंट होता है इसमें, ठीक है। मादा का जो 23वां पेयर का गुणसूत्र होता है वो कैसा होता है? एब्सेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 22 पेयर ये है और 23वां पेयर ये है। मादा का गुणसूत्र क्या होता है? X होता है, तो X यहाँ पे एब्सेंट है ना, X 0 है। बाकी के सब में देखो, यहाँ पे Y 0 हो गई, तो ये तो हो नहीं सकता है, यहाँ पे ये हो ही नहीं सकता है, यहाँ पे दोनों प्रेजेंट है तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे आप लोग केवल एक चीज़ लिखिए, टर्नर सिंड्रोम में, टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिलाओं में 23वें पेयर में गुणसूत्रों की संख्या महिलाओं की नहीं होती है, मतलब 23वें पेयर में गुणसूत्र X गुणसूत्र नहीं होते हैं, ठीक है। 23वें पेयर में X गुणसूत्र नहीं होते हैं, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम। वैसे इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? अब ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे अगर ये ऑप्शन नहीं दिए होते, अगर आपको हम ये ऑप्शन दे देते यहाँ पे X 0 + 45, तो आप लोग बहुत जल्दी इसका आंसर बता देते, ठीक है। तो आप लोग दोनों नोट कर लेंगे, एक X 0 भी, X 0 + 45 ये किसका लक्षण है? तो टर्नर सिंड्रोम का है, ठीक है। अगर ऑप्शन ऐसे दे जाए 22 + 0X, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक ऑप्शन तो ये हो गया और दूसरा ऑप्शन आपको क्या लिखना है? तो X 0 + 45, ठीक है, X 0 + 45, ये आ जाए या ये आ जाए, दोनों सही होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग। एक वर्णांध व्यक्ति का विवाह एक सामान्य स्त्री से होने पर उसके संतान कैसे होंगे? एक वर्णांध जो व्यक्ति होता है, वर्णांध क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस इसको बोलते हैं। तो अगर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका पुत्री वाहक होती है, लेकिन पुत्र इसके सामान्य होते हैं, ठीक है, पुत्र सामान्य होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। निम्न में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? ठीक है, क्लास अगर अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, क्लास देख रहे हैं, अगर अच्छी लग रही है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पे डेली कराई जाती है, ठीक है। अब फिजिक्स के क्वेश्चन यहाँ पे शुरू हो रहे हैं, तो आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, जिससे कि और आपके साथ वाले आ जाए। निम्न में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो क्या इसका होता है? राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? टेस्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, टेस्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा। पास्कल किसकी यूनिट होती है? तो दाब की होती है, मतलब प्रेशर की होती है। आपसे पूछ लिया जाए दाब की यूनिट क्या होती है, तो पास्कल होती है। और आपकी वेबर किसकी होती है? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय फ्लक्स की, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स की, चुंबकीय फ्लक्स, आधा फा ला और सक, ठीक है, फ्लक्स की। और आपकी जो डेवाई होती है, डेवाई किसकी होती है? तो डेवाई नोट कर लेंगे, ये आपकी किसकी होती है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग। इसमें किसी पिंड की कुल ऊर्जा कितनी होती है? तो किसी पिंड की कुल ऊर्जा यहाँ पे पूछी गई है ना, तो कुल ऊर्जा क्या होती है? उसमें आपकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा इसी को हम लोग बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यांत्रिक लाभ सदैव अधिक होता है। अब आप लोगों को यांत्रिक लाभ पता होना चाहिए ना, आप लोगों ने जब अपनी भौतिक तुला वाला एक चैप्टर है आपके उसमें, ठीक है, भौतिक तुला वाला एक चैप्टर है, उसमें ये सब कुछ शायद है। तो उसमें हमने क्या बताया है
जो प्रथम वर्ग के उत्तोलक हैं, यहाँ पे आप लोग बताएंगे यांत्रिक लाभ सबसे अधिक किसका, सदैव अधिक किसका होता है, सबसे अधिक नहीं सदैव अधिक होता है, यांत्रिक लाभ सदैव अधिक होता है। तो जो यांत्रिक लाभ होता है वो सदैव द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में अधिक होता है, ठीक है, सदैव एक से अधिक होता है, ठीक है, यहाँ पे एक से अधिक और लिख लेंगे, यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है, तो एक से अधिक सदैव द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में होता है, ठीक है। और आपसे पूछ लिया जाए, नोट कर लेंगे, प्रथम वर्ग के उत्तोलक में क्या होता है, तो प्रथम वर्ग के उत्तोलक में जो यांत्रिक लाभ होता है वो एक भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, कम ज़्यादा एक, ठीक है, एक से कम भी होगा, ठीक है, एक से कम और एक से ज़्यादा या फिर एक के बराबर, कैसा भी हो सकता है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एक से कम, एक से ज़्यादा और एक के बराबर ये यांत्रिक लाभ किस वर्ग के उत्तोलक का होता है, तो प्रथम वर्ग के उत्तोलक का होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि हमेशा एक से बड़ा, हमेशा एक से अधिक यांत्रिक लाभ किस में होता है, तो द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में होता है, और हमेशा एक से कम यांत्रिक लाभ किस में होता है, तो तृतीय वर्ग के उत्तोलक में होता है, ठीक है। इसमें से दो चीज़ें और इम्पोर्टेंट है वो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि जो प्रथम वर्ग के उत्तोलक हैं इसमें बीच में क्या हम लोग रखते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रथम वर्ग के उत्तोलक में बीच में क्या रखा जाता है, तो वहाँ पे आप लोग बता देंगे आलम्ब रखा जाता है, ठीक है, आलम्ब रखा जाता है, ठीक है। और आपसे पूछ लिया जाए द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में बीच में क्या रखा जाता है, तो द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में बीच में आपका भार रखा जाता है, ठीक है, भार। अब तृतीय वर्ग के इसमें क्या रखा जाता है, आयास रखा जाता है बीच में, ठीक है, आयास। अब आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम वर्ग के उत्तोलक के एग्जाम्पल क्या हैं और द्वितीय वर्ग के एग्जाम्पल क्या हैं और तृतीय वर्ग के एग्जाम्पल क्या हैं, तो आपसे अगर पूछा जाए द्वितीय वर्ग के, अभी आप लोग नोट कर लेंगे केवल, क्योंकि द्वितीय वर्ग इसमें आंसर सही है तो उसी के हमने अभी आपके लिखाएंगे। आपसे पूछ लिया जाए सरौता, ये किसका एग्जाम्पल है, सरौता जो होता है वो किसका एग्जाम्पल है, तो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का ये एग्जाम्पल है। आपसे पूछ लिया जाए कूड़ा ढोने वाली जो गाड़ी होती है ना, कूड़ा ढोने वाली गाड़ी, ये किसका एग्जाम्पल है, कूड़ा ढोने वाली गाड़ी, ये आपका द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का एग्जाम्पल है। आपसे कह दिया जाए कि नींबू निचोड़ने वाली मशीन, ये सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखा दें, ठीक है, नींबू निचोड़ने वाली मशीन ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये भी आपका द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आपको हमने क्या समझाया, जो द्वितीय वर्ग के उत्तोलक होते हैं उसमें बीच में भार होता है, ठीक है, बीच में क्या होता है, इसमें भार होता है। आप लोग अगर ये याद रख लेंगे बीच में भार किस में होता है, तो एग्जाम्पल अपने आप बना लेंगे, ठीक है। आपने नींबू निचोड़ने वाली मशीन देखी होगी, उसमें बीच में ही तो नींबू रखा जाता है ना, तो बीच में हम लोग भार रखते हैं, ऐसे समझ लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, निम्नलिखित में ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक आपका किलोवाट हावर, वाट हावर, अर्ग या फिर जूल, तो इसका सबसे बड़ा मात्रक आपका किलोवाट हावर होता है, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा में कितना आपका जूल होता है, 1 किलोवाट हावर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू दी पावर, लिखते रहिए 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल, ठीक है, 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल, ये पूछी गई है वैल्यू एक बार। तो आपसे पूछ लिया जाए कि किलोवाट हावर किसका यूनिट है, तो आप लोग बताएंगे ऊर्जा का सबसे बड़ा यूनिट आपका किलोवाट हावर है, ठीक है। और आपसे पूछ लिया जाए कि 1 किलोवाट हावर बराबर कितने जूल होते हैं, तो 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल होते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा मात्रक इसका क्या होता है, ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, तो आप लोग नोट कर लेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे छोटा मात्रक आपका क्या हो जाएगा, ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये तो आप लोगों को पता होगा ना, अर्ग और जूल, जूल इसकी जो है वो MKS में है, अर्ग आपकी CGS में है, ठीक है। 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 7 अर्ग होता है, ठीक है। और 1 अर्ग कितना होता है, तो 10 टू दी पावर -7 जूल हो जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ हम पहले भी क्लास में बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, m द्रव्यमान के पिंड में संचित ऊर्जा का मान क्या होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, केपलर का नियम क्या होता है, केपलर के नियम में नियतांक क्या है। ये थोड़ा आप लोगों के लिए थोड़ा टफ क्वेश्चन लग सकता है, लेकिन इसमें है नहीं कुछ, ठीक है।
इसमें कुछ है नहीं, आप लोग इसमें घबराएंगे नहीं। केपलर का नियम आपको क्या, केपलर का नियम तो पता होगा ना, केपलर का नियम आपको हम बहुत बार बता भी चुके हैं। तो इसमें आपका केपलर का नियम क्या कहता है, टी स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। ठीक है, लिखते रहिए साथ साथ। अब इसमें और हम इसको क्या बता सकते हैं, इसमें जब प्रोपोर्शनल इसको हटाएंगे तो क्या बोल सकते हैं, टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जगह हम के बना देंगे, के आर क्यू। ठीक है, के आर क्यू। अब हमको क्या पूछा गया है, नियतांक। नियतांक क्या है, के नियतांक तो है ना, तो के को हम इधर ही रखें और आर को हम इधर ले आए तो क्या हो जाएगा हमारा, आप लोग देखे है ना, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यू, यही तो है, यही है। ठीक है, अब के को हमको केवल इधर रखना है और इसको हमें इधर ले आना है, तो ये इधर गुणा में है, इधर आएगी तो भाग में हो जाएगी, टी स्क्वायर अपॉन में आर क्यू। ठीक है, के इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन में आर क्यू, इतना आप लोग समझ गए। तो इधर आ जाए, के इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन आर क्यू, यही तो हमने लिखा था, यही लिखा था। ठीक है, अब आपसे ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, अब आपसे कह दिया जाए जो आर क्यू यहाँ पे भाग में है, अगर इसको हम ऊपर ले जाएं तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव पावर है ना, तो ऊपर जाएगा ये तो नेगेटिव हो जाएगा, टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर और आर माइनस 3। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो टी स्क्वायर आर माइनस 3, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोग निकालना सीख गए होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे, डी घनत्व वाले जल के पृष्ठ से एच गहराई पर द्रव का कुल दाब कितना होता है। तो द्रव का कुल दाब कितना होता है, इसका फॉर्मूला ही होता है एच डी जी। ठीक है, नोट कर लीजिए, डी जो आपका इसका फॉर्मूला क्या होता है, एच डी जी, पी इज इक्वल टू एच डी जी। ठीक है, पी इज इक्वल टू एच डी जी। पी यहाँ पे क्या है, कुल दाब है। ठीक है, द्रव का कुल दाब क्या है, पी यहाँ पे दे रखा है। एच क्या है, जल की ऊंचाई। ठीक है, हाइट ऑफ वाटर, एच क्या है, जल की ऊंचाई, यानी हाइट ऑफ वाटर, जल की ऊंचाई। डी क्या है, पानी का घनत्व। ठीक है, डी लिख लीजिए आप लोग, पानी का घनत्व। और जी क्या है आपकी, तो ये तो आप लोगों को पता ही है सभी लोगों को। ठीक है, स्मॉल जी आपको पता है ना, पता होगा। तो इसमें क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एच डी जी के बराबरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग, अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न की जाती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं। जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं वो किस में उत्पन्न की जा सकती हैं, तो ये केवल ठोस में उत्पन्न की जा सकती हैं। ठीक है, द्रव गैस में उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं। ठीक है, द्रव और गैस में उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि ये लिक्विड के सरफेस पर उत्पन्न होती हैं या नहीं होती हैं, सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, सरफेस ऑफ लिक्विड, सरफेस ऑफ लिक्विड मतलब सरफेस आप लोग समझ रहे होंगे ना, उसकी तली पर। ठीक है, तली पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अनुप्रस्थ तरंगें कहाँ पर उत्पन्न होती हैं, तो आप लोग बताएंगे केवल ठोस में। ठीक है, जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं ना, अनुप्रस्थ को हम लोग हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव लिख लिए होंगे आप लोग, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, आपसे पूछा जाए ट्रांसफर वेव जो होती हैं, ट्रांसवर्स वेव जो होती हैं वो कहाँ पर उत्पन्न होती हैं, तो वो ठोस में उत्पन्न होती हैं केवल। ठीक है, और एक तो ठोस आपका हो गया है। आपसे पूछा जाए ये द्रव में उत्पन्न होती है, नहीं होती है, गैस में उत्पन्न होती है, तो नहीं होती है। यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं वो ध्यान रखेंगे, हम बोल रहे हैं द्रव और गैस में नहीं होती है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये द्रव के सरफेस पर उत्पन्न होती है, तो होती है। ठीक है, मतलब जो आपका लिक्विड है, मतलब द्रव है, उसके तली पर ये उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट करके लिख लेंगे, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, आप लोग नोट करके लिखिए, सॉलिड और ये जो किस्में होती हैं, सॉलिड और सरफेस ऑफ लिक्विड, मतलब आपका हिंदी वाले लिखेंगे, इंग्लिश वाले तो लिख लिए होंगे। सरफेस ऑफ लिक्विड को हम लोग हिंदी में क्या बोल सकते हैं, जो है लिक्विड मतलब द्रव की तली पर। ठीक है, द्रव की तली पर। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन होगा तो आपका सही होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन दे नहीं रखा है, आप लोग इसको नोट ही कर लीजिए। ठीक है, ठोस और द्रव में यहाँ पे तब सही होता, यहाँ पे ये आप लोग अगर सही बनाना चाहें तो इसमें आप लोग नोट कर लेना अपने, जब आपको पीडीएफ मिल जाए। ठोस व द्रव में मतलब आपका जो है द्रव की तली पर। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लेना, द्रव की तली पर। एक बार सभी लोग अटेंडेंस दे देंगे जिससे कि आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाए। अभी एक बार सभी लोग आंसर अपना जो है नाम लिख के भेज देंगे। ठीक है, नाम लिख के आप लोग भेज दीजिए।
10 सेकंड वेट करेंगे केवल, बस एक ही बार नाम लिखा करें आप लोग। 10 सेकंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा नाम लिखने में नहीं लगने चाहिए। चलिए आपका टाइम ओवर हो गया। अब सभी लोग क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। यहाँ पे आपसे यहाँ पे अनप्रस्थ तरंगें की बात की गई, तो हमने बताया सॉलिड में मतलब ठोस में, और ये आपकी 2 बार हम लोग यहाँ पे जो है अटेंडेंस लेते हैं, तो दोनों बार आपको प्रेजेंट रहना जरूरी होता है, ठीक है। कल से शुरुआत में भी अटेंडेंस लिया करेंगे आप लोग, संख्या शुरुआत में कम रहती है। अनुप्रस्थ तरंगें कहाँ पे उत्पन्न होती हैं, तो ठोस में और द्रव की तली पर, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए अनुप्रस्थ तरंगें कहाँ पे उत्पन्न होती हैं, तो ठोस, द्रव और गैस में, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगें यहाँ पे नोट कर लीजिए, अनुप्रस्थ तरंगें कहाँ पे उत्पन्न होती हैं, तो ठोस, द्रव और गैस में ये उत्पन्न होती हैं, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस में ये उत्पन्न होती हैं। अनुप्रस्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ट्रांसवर्स वेव, और अनुदैर्ध्य को हम लोग क्या बोलते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे। निम्न में ब्रूस्टर का नियम तो बहुत बार करा चुके हैं, n = 10 होता है ना, n = 10 तो tan थीटा यहाँ पे वही दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग। गैस के अणुओं का वर्ग माध्य, इसमें ऑप्शन आप लोग ए सही लगा लेंगे और इसको याद कर लेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देख लेंगे केवल। उत्तल लेंस द्वारा उपचार होता है, उत्तल लेंस द्वारा किसका उपचार होता है, उत्तल लेंस द्वारा। उत्तल लेंस को हम लोग हिंदी में मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं। इसमें हम लोग दूरदृष्टि दोष का उपचार करते हैं, ठीक है। अवतल लेंस से हम किसका करते हैं, इसका नोट कर लीजिए। यहीं पे साथ साथ जब नोट करते रहेंगे आप लोग, तो पास में चीज़ अगर नोट करेंगे तो बहुत आपकी क्लियर हो जाएगी और वो कभी आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। जो आपकी ये निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। भाप इंजन की दक्षता कितनी होती है, तो 17% होती है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वैसे ही हमने यहाँ पे आपको दे दिए हैं। विद्युत हीटर का जो तार होता है वो किसका बना होता है, विद्युत हीटर का तार किसका बना होता है, तो ये नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है, नाइक्रोम का बना होता है। इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है नाइक्रोम से, किसके तार का विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है किसके तार का विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसके तार का अधिक होता है, तो आप लोग लिख लेंगे नाइक्रोम, ठीक है। नाइक्रोम के तार का नोट करते रहिए साथ साथ। नाइक्रोम के तार का विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है, मतलब सबसे अधिक होता है, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। पृथ्वी तल से h ऊंचाई ऊपर जाने पर, ठीक है, h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण यानी जी को हम लोग क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय त्वरण बोलेंगे, ठीक है। शुरुआत में ये जी होगी, लेकिन जब हम ऊपर जाएंगे तो कितना मान होगा, मतलब जी डैश पूछा गया है हमसे, तो हम लोग ऊपर जाएंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और अगर नीचे जाएंगे तब कितना होगा इसका मान, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नीचे जाने पर इसका मान क्या हो जाएगा, जी डैश = जी 1 - h/r, ठीक है। h आपकी हाइट हो जाएगी और r ही आपकी क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगी, ठीक है। हाइट मतलब ऊंचाई और रेडियस ऑफ अर्थ मतलब आपकी पृथ्वी की त्रिज्या। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट आपका टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट आपका किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। और इसमें जो विद्युत बल्ब से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, वो आप लोग नोट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है वो आप लोग नोट कर लेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या है, तो इसमें आपसे पूछ सकता है कि जो बल्ब होता है इसमें कौन सी गैस भरी होती है, बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, नोट करिए। नाइट्रोजन और आर्गन जैसी गैसें भरी होती हैं, ठीक है। नाइट्रोजन और आर्गन इसमें भरी होती हैं, ठीक है। नाइट्रोजन और आर्गन जैसी इसमें गैसें भरी होती हैं। और आपसे इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकता है, एक क्वेश्चन और इसमें क्या पूछ सकता है कि यहाँ पे इसको हटा दें। अगला क्वेश्चन आप लोग इसमें देख सकते हैं, जो बल्ब की एक टोपी होती है उसमें और एक जो टाँके होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। ऊपर की जो एक टोपी नहीं होती है, बल्ब कैसा बना होता है देख लेंगे। जो ऊपर की टोपी और इसमें जो तार होते हैं वो किसके बने होते हैं, जो ऊपर की टोपी जो होती है वो किसकी बनी होती है वो नोट करेंगे आप लोग, और तार किसके बने होते हैं ये नोट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत बार पूछे गए हैं। तो इसकी जो बल्ब की टोपी होती है वो पीतल की बनी होती है, ठीक है, पीतल की बनी होती है।
और जो इसके तार होते हैं वो जिंक के मतलब जस्ता के बने होते हैं, ठीक है। और आपसे अगर यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं दिया होता कि फिलामेंट किसका बना होता है, अगर टंगस्टन ऑप्शन नहीं दिया होता, इसकी जगह पे अगर टेंटेलम दिया होता तो वो सही होता, ठीक है। टेंटेलम भी सही होता, ठीक है। दोनों ऑप्शन दिए होते तो दोनों सही हो जाता, टेंटेलम या फिर टंगस्टन। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग, धीरे धीरे लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर है, ठीक है। अब यहाँ पे सरल जो सूक्ष्मदर्शी होती है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप, उसकी आवर्धन क्षमता पूछा है यहाँ पे। तो किसके लिए पूछा है, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर हो, अनंत के लिए पूछा है। दो फॉर्मूले होते हैं इसमें। अनंत के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो अनंत के लिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और आपका अगर न्यूनतम पर हो तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। न्यूनतम पर हो, न्यूनतम पर हो, न्यूनतम पर हो, ठीक है। अब इसमें न्यूनतम तो आप लोगों को पता होगा ना, 25 सेंटीमीटर होता है। तो 25 सेंटीमीटर क्वेश्चन में आप कैसे रखेंगे, जो डी की वैल्यू होती है वो आपकी यहाँ पे 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। और यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो अनंत हो जाएगी, ठीक है, इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है, इनफाइनाइट। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं, तो आप लोग नोट कर लेंगे। आपसे यहाँ पे क्या क्वेश्चन बताया हमने, जो सिंपल आपकी माइक्रोस्कोप होती है अगर उसको अनंत पर रखा जाए तो उसके लिए पहला ऑप्शन सही है, ये फॉर्मूला सही होता है D/FE। और अगर आपसे न्यूनतम दूरी पर पूछा जाए तो ये सी ऑप्शन सही है, A1 + D/FE, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि जब अनंत पर होगा उसमें डी का मान कितना होगा, तो अनंत होगा। और जब आपका न्यूनतम दूरी पर रखा जाए तब डी का मान कितना होगा, तो 25 सेंटीमीटर होगा। और इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट छूट गई, इसमें जो है वो कौन सा लेंस का प्रयोग होता है। सिंपल जो आपकी माइक्रोस्कोप है इसमें लेंस कौन सा यूज होता है, तो उत्तल लेंस इसमें यूज होता है, ठीक है। उत्तल लेंस इसमें यूज होता है, उत्तल लेंस इसमें यूज होता है इसको बनाने में, ठीक है। इसको बनाने में कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं हम, तो कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का। और आपसे क्या पूछा जाए, इसमें जो वस्तु होती है इसको देखते हैं ना, तो वस्तु को हम लोग कहाँ पे रखते हैं, तो एक प्रकाशिक केंद्र होता है, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में इसको हम लोग रखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे अब, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य में आता है, तो सबसे पहले मानसून केरल में आएगा ना, क्योंकि आप लोग इसका जब मैप देखे होंगे ना, यहाँ पे मैप देख लें, आप लोग नहीं देखे हैं तो। जैसे ये नीचे का इंडिया है, ठीक है, निचला इंडिया है, नीचे वाला पार्ट है इंडिया का। तो आप लोगों को पता होगा यहाँ पे क्या है, इधर आपका क्या है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आपका केरल पड़ता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, केरल है, ठीक है। और इधर आपका क्या है, इधर यहाँ से यहाँ तक तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु है यहाँ पे यहाँ तक, ठीक है। और इधर आप अगर केरल से ऊपर यहाँ पे बढ़ जाओगे तो यहाँ पे क्या है, कर्नाटक है, ठीक है, यहाँ पे कर्नाटक है, यहाँ पे थोड़ा इधर गोवा पड़ जाएगा, ठीक है। और इधर आके ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर गुजरात हो जाएगा, ठीक है, महाराष्ट्र के इधर गुजरात हो जाएगा, ऊपर फिर क्या होगा, राजस्थान होगा, ठीक है, उधर फिर पंजाब हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले कहाँ पे आएगा, केरल में ही तो आएगा ना। और इधर से अगर ये वाला जो मानसून चलेगा, अब यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, जो केरल की तरफ आपका है वो क्या है, तो यहाँ पे आपका अरब सागर है, ठीक है। अरब सागर किधर है, तो इधर साइड में है, ठीक है, इधर साइड में आपका अरब सागर है। ये कैसी साइड है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं, जो आपका वेस्ट की तरफ है, इधर वेस्ट है ना, इधर वेस्ट की तरफ आपका क्या है, अरब सागर है। अरब सागर कहाँ पे स्थित है, तो इंडिया के पश्चिम में ये स्थित है, ठीक है, मतलब पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। तो इंडिया के आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि इंडिया के पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, ठीक है। अरब सागर में क्या पड़ता है, तो यहाँ पे लक्षद्वीप पड़ता है, ठीक है, लक्षद्वीप पड़ता है। लक्षद्वीप कहाँ पे पड़ता है, क्वेश्चन नोट करते रहिए, लक्षद्वीप कहाँ पे पड़ता है, तो अरब सागर में पड़ता है, ठीक है, अरब सागर में पड़ता है। और आपसे पूछ लिया जाए इधर क्या है, तमिलनाडु की तरफ इधर भी एक समुद्र है ना, इधर नीचे तो हिंद महासागर है, इधर क्या है, तो इधर आपका जो है वो आपका बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी, ये वाली बे है BAY, ठीक है, WAY नहीं, BAY, जो बे ऑफ बंगाल होता है, इसलिए बे ऑफ बंगाल यहाँ पे ऐसे लिख दिए। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी में आपका क्या स्थित है। ऑप्शन दे देगा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, और दो और ऑप्शन दे देगा। तो आप लोग वहाँ पे अंडमान निकोबार पूछा जाता है, वो आप लोग नोट कर लेंगे। अंडमान निकोबार कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका जो इधर बंगाल की खाड़ी में ये
स्थित है। अगला और लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, इंटरनेशनल पेस्ट किसको कहते हैं, तो सभी लोगों को पता है टिड्डी को हम लोग इंटरनेशनल पेस्ट बोलते हैं, ठीक है। टिड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में लोकस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, लोकस्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय पेस्ट बोलते हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पेस्ट बोलते हैं, ठीक है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो आपका, तो आज आपकी क्लास जो है वो यहीं तक है, ठीक है। तो ये तो आपको पता होगा ना, सुपर 20 बैच के बारे में सभी लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोग इसमें जुड़ चुके हैं। तो आप लोग यहाँ पे एक चीज़ पीडीएफ के बारे में सुन लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तरह तरह के बच्चे पढ़ रहे हैं ना, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हो गई है यहाँ पे। कुछ लोग क्या कहते हैं, पीडीएफ में आप आंसर लगा के दें, ठीक है, आंसर लगा के दें। कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे आप लोग इसके आंसर नहीं लगा के दें, आपने आंसर लगा के दे दिए तो हमने प्रैक्टिस नहीं कर पाई, ठीक है, हम प्रैक्टिस करने के लिए केवल पीडीएफ लेना चाहते हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं हमें आंसर दो, हम याद नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हम किसकी सुने, बताइए, आप बताइए। एक ही तरह से हम दे सकते हैं ना पीडीएफ। तो हमने ये सोचा है कि जो पीडीएफ आपको मिलेगी वो आप लोग जो है अभी क्लास के तुरंत बाद आप लोग इसको पीडीएफ को देखेंगे ना, क्योंकि 2 घंटे के लगभग आपको पीडीएफ मिल जाती है। 2 घंटे में थोड़ी नहीं कोई कुछ भूल जाता है। तो 2 घंटे आपने जब अभी 1 घंटे क्लास की है तो आप लोग इसको 2 घंटे तक भी नहीं रोक सकते, रोक लेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे। और 2 घंटे बाद आप इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए और अपने साइन लगा लीजिए, टिक कर लीजिए, जैसे हम अभी करते हैं ना। जैसे आप लोग पीडीएफ खोल लिए और जैसे हम यहाँ पे, आप लोगों ने जैसे पीडीएफ खोल ली यहाँ पे, ठीक है। अब टिक कैसे लगाते हैं वो यहाँ पे देख लेंगे। इसको प्रेस किए रहे, थोड़ी देर प्रेस किया हमने, ठीक है, थोड़ी देर हमने प्रेस किया, ऐसे प्रेस करते रहे। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट वाला ऑप्शन आता है इसको टेक्स्ट में कर लिए, इधर पेंसिल बनी है यहाँ पे कर लिए, ठीक है। अब इसमें जैसे ये ऑप्शन सही था, आप लोग पीडीएफ खोल लिए और ये ऑप्शन सही है तो करते रहिए, ठीक है। और क्या करेंगे, जैसे 1 पेज के आंसर लगा लिए, उसके बाद ये ऊपर कैसा साइन आ रहा है, यहाँ पे ऊपर जो आ रहा है ये वाला, ये जो ऊपर पीडीएफ लिखा है ना, वहाँ पे हमारी पेंसिल काम नहीं कर रही है। तो ऊपर जो सही वाला चिन्ह लगा है यहाँ पे ब्लू कलर में, आप लोग देख सकते हैं। जैसे कहीं पे बोर्ड वगैरह अगर क्लास में पढ़ते हैं, बोर्ड वगैरह चलता है तो वहाँ पे जहाँ पे डेट डाली जाती है सबसे ऊपर वहीं पे देखो ब्लू कलर का टिक आ रहा है। तो ब्लू कलर के टिक पे करके आप लोग उसको सही कर सकते हैं। फिर दूसरा पेज खोलेंगे, ऐसे उसके आंसर लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हम आपको पीडीएफ अभी मिल जाएगी। एक बार सभी लोग कमेंट कर दें, और जो है लास्ट तक आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए थे वो इसको लाइक कर दें, मतलब सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जो है समय पर मिल जाएं और आपके दोस्तों को भी इसकी जानकारी हो जाए कि कोई इससे कहीं पे भी यूट्यूब पे भी इतना अच्छा कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अब आपको मिलते हैं कल टेस्ट में। तब तक के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास में लेकर के आया करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।